हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे दीवान बहादुर लक्ष्मी नारायणपुरम कृष्ण अनंत कृष्ण अय्यर की, जिनके बेटे भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो खुद भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और जिनके पोते भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इनके ऊपर 2012 में क्वेश्चन आया था, ट्रेस द ट्रैजेक्टरी ऑफ एनसाइक्लोपीडिक वर्क ऑन ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ साउथ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू अय्यर। दिस वॉज द क्वेश्चन। एस.सी. रॉय के वीडियो में जब मैंने बोला था, एस.सी. रॉय वॉज डेजिग्नेटेड विथ राय बहादुर और उसके एक स्टेप हायर ऑनर होता है दीवान बहादुर। तो ये राय बहादुर भी इनको मिला था पदवी, एंड देन ही ऑल्सो वॉज ऑनर्ड बाय द दीवान बहादुर in the next years, and he is known as the father of Indian ethnology. He is also known to be the founder of field studies in Indian anthropology. वो एक earliest and best known pioneer माने जाते हैं social anthropology के इंडिया में, एंड ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ब्रिटिश इंडिया में। तो जब मैंने कंपेयर किया था एस.सी. रॉय एंड अनंत कृष्ण अय्यर को, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, they were born, they lived and died in the British India. तो and they they helped in the development of anthropology in such a stage of life जब एंथ्रोपोलॉजी का कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। उस स्टेज में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, एंड ही इज़ द फर्स्ट सेल्फ टॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको इंटरनेशनल एंड नेशनल रिकॉग्निशन मिला है। अच्छा, ही इज़ ऑल्सो नोन टू ले फाउंडेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ड्यूरिंग द एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोग्रेस इन इंडिया, दैट इज द फॉर्मेटिव फेज के दौरान उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ही वॉज अ ग्रेट पायनियर इन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज विच वर द यंगर ब्रांचेस नोन टू बी एंथ्रोपोलॉजी एंड एथनोलॉजी। तो इसमें उनके पायनियरशिप की हमें दात मिलती है, एंड फील्ड वर्क में उन्होंने काफ़ी कमाल का फील्ड वर्क किया है। स्पेशली ऑल दीज थ्री पीपल, एस.सी. रॉय हैं, एल.पी. विद्यार्थी हैं, और आपके अनंत कृष्ण अय्यर है, स्टॉलवर्ड्स ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एक तरह से हम कह सकते हैं। एंड ही उनका अगर पर्सनालिटी की ट्रेट की बात करें तो ही वॉज वेरी स्लो इन फॉर्मिंग ओपिनियन, एंड उनका बहुत ही एक साइंटिफिक सेप्टिसिज्म हमको उनके व्यू पॉइंट में देखने को मिलता है। अगर उनके टाइटल्स की बात करें तो 1921 में उनको राय बहादुर से ऑनर किया गया था, एंड ही वॉज प्रमोटेड टू द ऑनर ऑफ दीवान बहादुर इन 1935। उसी साल 1935 में जब वो 1934 के यूरोप ट्रिप से वापस आते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो उस ट्रिप से आने के बाद फ्रांस उनको ऑफिसर दे अकेडमी इस टाइटल से नवाजते हैं, एंड उसी साल 1935 के करीब यूनिवर्सिटी, एक जर्मन यूनिवर्सिटी है ब्रेस्लाउ, तो वो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इस ऑनर से उनको नवाजते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टाइटल्स दैट ही ओन्स। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट उनकी लाइफ का ये है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न, स्पेशली द यूरोपियन एंड द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लेकिन ये एक ऐसे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस किए हैं। स्पेशली अगर हम देखें विलियम श्मिट का वर्क जो मुंडारी एंड मोनखमेर ट्राइब्स के ऊपर है, तो इनके साउथ इंडियन ट्राइब्स को स्टडी करके उससे इन्फ्लुएंस होके हमारे श्मिट जो हैं अपना वर्क कंडक्ट करते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड थिंग फॉर इंडिया एंड द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। अगर उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1861 में उनका जन्म होता है, 1937 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस दौरान वो काफ़ी सारे रोल्स को प्ले करते हैं। पहले वो क्लर्क होते हैं, देन ही मूव्स टू बिकमिंग अ स्कूल टीचर, एंड देन ही मूव्स टू बिकम अ कॉलेज टीचर। और उस दौरान वो स्कूल की इंस्पेक्शन करते हुए स्टेट म्यूजियम को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स को डेवलप करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल ब्यूरोज को डेवलप करते हैं। और इस दौरान जो स्किल सेट वो अपनाते हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ मैसूर, ट्रावनकोर, ये सारे एरियाज के लोग जो हैं, ये गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है एथनोग्राफिक सर्वेस करने के लिए, स्पेशली इन मैसूर एंड एर्नाकुलम। एंड उसके बाद वो कूर्ग में भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पब्लिश नहीं हो पाता है। तो वो अनपेड सुपरिटेंडेंट की तरह वीकेंड्स पे एथनोग्राफ्स या एथनोग्राफिक सर्वेस कंडक्ट करते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में लेक्चर्स भी देते हैं, एंड फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो सेटअप करने के लिए मदद करते हैं इंडिया का, व्हेन ही वर्क्स और रादर वर्क्स एज अ रीडर इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी। 1917 से लेकर 1932 तक वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए होते हैं, और उसी दौरान 1920 में वो चेयरमैन भी बनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के वहाँ पर। हमने देखा इंडियन साइंस कांग्रेस के चाहे एल.पी. विद्यार्थी हो या एस.सी. रॉय हो, वो मेंबर रह चुके हैं, और इसी तरह से जो
अनंत कृष्ण अय्यर हैं वो भी प्रेसिडेंट रहते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस के, लेकिन मजे की बात यह है कि वो 3 टाइम्स प्रेसिडेंट बनते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ कुछ ही दिन पहले वो हैदराबाद में एक इंडियन साइंस कांग्रेस कंडक्ट होता है और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है. सो ही हैज बीन रिलेटेड टू इंडियन साइंस कांग्रेस इन एन इमेंस वे. वो सिर्फ आईएससी के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं. उसके अलावा ही वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग फेलो ऑफ इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस बैंगलोर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैलकाटा. सो ये सारे पोजीशंस बताने की बस इतनी मंशा होती है कि आपको समझ में आए कि किस वैल्यू का ये इंसान है जिन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजी के फॉर्मेटिव फेज में किया होता है. तो आप हमेशा प्रिपेयर रहना इस एस्पेक्ट में कि अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि फॉर्मेटिव फेज में किन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ज्यादा योगदान दिया है, तो ऑलवेज मेंशन एस.सी. रॉय एंड अनंत कृष्ण अय्यर इन दैट. अब हम बात करते हैं उनके मेजर वर्क्स की. तो वो ट्राइब एंड कास्ट को कभी अलग अलग नहीं करते थे. दिस वॉज समथिंग वेरी यूनिक दैट ही फोकस ऑन. तो आप ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम के डिविएशन में इस चीज को लिख सकते हैं कि वो सेपरेट ही मानते थे ट्राइब को एंड कास्ट को. ओके एंड इसी तरह से उन्होंने ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ ट्रावनकोर, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ मैसूर, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ कोचिन, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ कूर्ग, इन सारे रीजन को स्टडी किया है. तो एक तरह से बहुत ही उम्दा खजाना हमको दिया है अनंत कृष्ण अय्यर ने साउथ इंडियन जगहों को स्टडी करने के ऊपर एंड ट्राइब्स को एंड वहाँ की कास्ट को स्टडी करने के लिए. इनिशियली वो ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ कोचिन के ऊपर स्टडी करते हैं. उसकी 2 वॉल्यूम्स रिलीज होती हैं एंड उस इनिशियल बुक के रिलीज होते होते ही पूरी इंडिया एंड इनफैक्ट वर्ल्ड को भी पता चल जाता है कि ये फर्स्ट रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. इतना मेटिकुलस वर्क करते थे कि वेरी वेरी परफेक्शनिस्ट जैसे आमिर खान. इनका जो लेजेंडरी स्टेटस है वर्ल्ड में इतना कमाल का था कि जब भी कोई वर्ल्ड का एंथ्रोपोलॉजिस्ट या वर्ल्ड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को डिनोट करता था या डेजिग्नेट करता था तो वो एंथ्रोपोलॉजी नहीं एनेंथ्रोपोलॉजी कहता था. तो इतना उनका जो है वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी थी. इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बुक्स हैं जिसको मैं यहाँ पर कोट कर दूंगी. तो वर्ल्ड में अगर उनका इतना दबदबा था तो वो वर्ल्ड टूर्स पे भी जाते थे, स्पेशली यूरोप के टूर्स काफ़ी करते थे. और यूरोप 1934 के जुलाई के टूर में और उसमें वो स्पेशली साउथ के रिलीजन वाले एस्पेक्ट के ऊपर अपने लेक्चर्स देते हैं विच ब्लोज द माइंड ऑफ द वेस्टर्नर्स एंड जिनको मैं कोट करना चाहूंगी. एग्रीकल्चरल बेसिस ऑफ रिलीजन इन साउथ इंडिया, ब्लैक मैजिक इन इंडिया, प्रिमिटिव कल्चर इन साउथ इंडिया, दीज आर सम ऑफ द वर्क्स दैट ही पोर्ट्रेज इन द वेस्टर्न टूर्स दैट ही डज. अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करके अगर हम देखें तो जब वो ऑफिसर इन चार्ज थे एथनोग्राफिक सर्वे के 1924 में, तब उन्होंने क्रिटिकल सर्वे किया था क्लोज टू 104 ट्राइब्स एंड कास्ट का एंड विच इज अ मॉन्यूमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिस्क्रिप्टिव साइंस ऑफ साउथ इंडियन कल्चर या साउथ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एक तरह से हम कह सकते हैं. तो उनका वर्क काफ़ी ज़्यादा उम्दा एक वर्क उन्होंने किया है अपनी लाइफ टाइम में विच इज़ रियली रियली अप्रिशिएबल. एंड जनरली ही इज़ अ नेग्लेक्टेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एक और नेग्लेक्टेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिसके बारे में हम कभी और भी पढ़ेंगे. But yeah, you need to know about Anant Krishna Iyer. इंडियन साइंस कांग्रेस की जो मीटिंग्स होती थी उसमें 1914 से लेके कंटिन्यूसली हर साल वो कोई ना कोई चीज़ के ऊपर अपना रिसर्च पेपर सबमिट करते थे एंड उसकी सारी लिस्ट में यहाँ पर नोट डाउन करूँगी. 1914 में उन्होंने फॉर एग्जांपल 1914 में उन्होंने मैरिज कस्टम्स के बारे में कोचिन स्टेट के बारे में स्टडी किया है. उसी तरह से 1917 की अगर हम बात करें तो यूरेशियन पीपल का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे कोचिन के लोगों पे, देन मलाबार मैजिक के ऊपर. तो इस तरह से काफ़ी सारे जो हैं इंडियन साइंस कांग्रेस में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर सबमिट किए हैं. उनके बारे में मैं यहाँ पर सारे लिस्ट डाउन कर दूंगी. यू कैन मेंशन एनी ऑफ द फ्यू ऑफ देम इन योर आंसर्स. उनके वर्क को अगर हम क्लासिफाई करें तो हिज वर्क इज लाइक अ रियल स्टोर हाउस फॉर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल नॉलेज. दैट इज समथिंग. एंड उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को सिर्फ स्टडी नहीं किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में भी उसको पॉपुलराइज किया है. तो फॉर्मेटिव फेज का यही काम होता है बेसिकली. यूनिवर्सिटी में आपको उस डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करना होता है. तो दैट इज व्हाट ही इज डन एंड इसी के थ्रू ही नॉट जस्ट हेल्प्ड एंथ्रोपोलॉजी ग्रो लेकिन इट हेल्प्ड इनकलकेट अ साइंटिफिक टेम्पर in the minds of Indian population, which was another major contribution that we can Anant Krishna Iyer for. और एक पॉइंट, अगर साउथ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी या साउथ इंडियन किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन आए तो आपको अय्यर को कोट करना ही है बिकॉज ही
investigated ethnography in such a rare area of the world जहाँ पर stratification of different societies is possible and जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से study कर पाए वो, क्योंकि वो उस region को belong करते थे. तो that is something astonishing that he has contributed. इसके अलावा भी वो काफ़ी सारे सोसाइटीज़ के मेंबर्स रह चुके हैं. तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं हमारे आंसर राइटिंग में, लेकिन फिर भी फॉर योर क्यूरियोसिटी आई विल जस्ट लिस्ट देम डाउन ओवर हियर, ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लें एंड यू विल हैव एन आइडिया कि कितनी जगहों पर उनका दबदबा था. सो दिस वॉज अबाउट अनंत कृष्ण अय्यर, जिनके नाम में इतनी पॉपुलैरिटी थी कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वॉज नोन एज अनंथ्रोपोलॉजी. सो या दिस इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को आप डेफिनेटली अपने आंसर्स में कोट कीजिएगा. एंड आपके अगर कोई सजेशंस हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं टॉपिक्स के ऊपर, तो आप मुझे काइंडली सजेस्ट कीजिएगा. आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दोज. एंड या इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. इट मोटिवेट्स मी टू मेक मच मोर वीडियोज फॉर यू. एंड yeah, this is about it for today, and I will see you with another anthropologist in the next video. Thank you for watching.